दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में हम चर्चा कर रहे हैं सफल बैच की अगली श्रृंखला। जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार आपके बीच में इतिहास के प्रत्येक टॉपिक को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पता है चैप्टर नंबर 3 तक आपका जो प्रोसेस है वो क्लियर हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 पर। जैसा कि देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है वैदिक काल, ब्रैकेट में कहा जाए पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अगर देखा जाए यह टॉपिक या कहा जाए यह चैप्टर आपके लिए काफी इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है आपके लिए तमाम तरह के एक एक नंबर के क्वेश्चंस बन रहे हैं। हमने सारी चीजों को डिसाइड करने का प्रयास किया है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहां से क्या कुछ कैसे होता है, हर चीज इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। हालांकि यहां देखिए इतिहास का प्रत्येक चैप्टर अपने आप में काफी बड़े बड़े हैं। ठीक है, और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि 2 पार्ट में हर एक चैप्टर को डिवाइड किया जाए। इसलिए यह पहला पार्ट उत्तर एवं जो पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल का जा रहा है। सेकंड चैप्टर के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हालांकि इस वीडियो के बाद अगला जो वीडियो होगा वो चैप्टर 4 का ही सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहां देखिए पार्ट 1 आप सभी को पता है सफल बैच, हालांकि ये अनवरत अपने गति से चल रहा है। मैंने आपके लिए सफल बैच तो लॉन्च किया, लेकिन उसकी कीमत 220 रुपए रखी गई थी। ऑफर मात्र के लिए नए साल के उपलक्ष्य में 220 रुपए की जगह मैंने उसकी प्राइस 120 रुपए कर रखी है। अगर आपको सफल बैच ज्वाइन करना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, या तो आप इन दिए गए नंबर 9452331053 पर आप संपर्क करेंगे। ठीक है, हर संभव आपके लिए प्रयास किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग बैच को ज्वाइन करें और अपने एक बेहतरीन सफलता को सुनिश्चित करें। यहां देखिए आप सभी के लिए यह ऑफर महज सिर्फ 5 जनवरी तक वैलिड है। 5 जनवरी के बाद पुनः इसकी शुल्क में वृद्धि करके 220 रुपए कर दिया जाएगा। इसलिए अभी आपके पास वक्त है, समय है, आप लग जाइए। और जो है अगर आपको ज्वाइन ही करना है इस 120 रुपए में, मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, सारे सब्जेक्ट की क्लासें हैं, उसके साथ साथ आपके लिए हर एक सब्जेक्ट की नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूं। 4 चीजें मैं आपको 120 रुपए में दे रहा हूं। आपको ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में क्लासें तो अपनी गति से चल ही रही है। तो चलिए हम लेके चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपका फीडबैक मुझे नहीं मिल रहा है। प्लीज आप अपना फीडबैक मुझे दें कि यहां से दी जा रही चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत इस वीडियो से करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप पहले भी अवगत हो चुके हैं, वैदिक काल, यानी अगर कहा जाए दूसरे शब्दों में पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल। जाहिर सी बात है पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत एक शब्द आता है वैदिक काल, जिसका अगर सत्र कहा जाए तो 1500 ईसा पूर्व से जो है 1000 ईसा पूर्व तक जो है ये माना जाता है। ठीक है, ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिरकार पहले 1000 ईसा पूर्व आया कि 1500 ईसा पूर्व आया। अभी इस चीज को हम आगे आपके बीच में रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले, हालांकि ऊपर तो लिखा नहीं गया है लेकिन हम आपको ओरल बताने का प्रयास करते हैं। इसके पहले आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। तमाम हमने आपको 3-4 सभ्यताओं के बारे में पढ़ाया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में भी आपने देखा था। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आपने समझ गए थे। अच्छा, अगर हम इसके पहले वाले चैप्टर पर लेकर चलें तो सिंधु घाटी के जो नगर थे वो धीरे धीरे, भाई जाहिर सी बात है सिंधु घाटी का जो नगर था वो धीरे धीरे नष्ट होने लगे, और नगर जो नष्ट होने लगे, जो उनके मिट्टी के सामान थे वो नीचे दब चुके थे। ठीक है भाई, जब कोई चीज़ नष्ट होगा तो जाहिर सी बात है जो भी उनके सर सामान होंगे वो नीचे दब जाएंगे, और इन स्थानों पर जो
लोग रहना आरंभ किए तो वहाँ गांव था, ठीक है। गांव में लोग किसानी करते थे, कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाते थे, ठीक है, और तमाम चीज़ें वो बनाते थे। धीरे धीरे उनके आसपास और भी लोग आकर रहने लगे, ठीक है। उन्हीं को हमने आर्य कहा। आर्य आपसे पूछा जा सकता है कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो आप कहेंगे आर्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ या उत्तम होता है, ठीक है। इस चीज को आप नोट करिएगा, इसमें हमने नोट्स में नहीं दिया है, ठीक है। हालांकि अभी आगे इस पर हम डिस्कस करेंगे। यानी 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है कि आर्य किसे कहेंगे, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सिर्फ यही पूछा जाता है। तो आर्य का शाब्दिक अर्थ जो होता है श्रेष्ठ या उत्तम होता है। आर्य संभवतः एक संभावना सिर्फ जाहिर की जा रही है। जो आर्य लोग थे वो काल सागर और कैस्पियन, काला सागर ये जो है, ध्यान दीजिएगा, काला सागर और कैस्पियन सागर के मैदानों में ये रहते थे, ठीक है। और यहाँ आपको पता है वहाँ से वे जो फैलते गए, धीरे धीरे नदियाँ जो है नई नई जगहों पर बसते गए और वो धीरे धीरे गाय बकरी ये सब पालने लगे थे। उनके ये पालतू जो है वो जानवर थे। अच्छा, एक शब्द और अगर कहा जाए जो है आर्य शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मैंने आपको आगे बताया उच्च कुल का होता है, ठीक है। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आप कहेंगे उच्च कुल का, ठीक है। इसे भी आप लिख सकते हैं या उत्तम कह सकते हैं या श्रेष्ठ कह सकते हैं, कुछ भी आप कहिए, सभी का मतलब एक ही होता है, ठीक है। आगे यहाँ आपके बीच में जो है ऋग्वेद की रचना इसी काल में की गई थी, ठीक है। अगर पूछा जाए जिस काल में ऋग्वेद की रचना की गई उसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। यह हम आपको ओरल बता रहे हैं, पहले आप चैप्टर के बारे में परिचित हो जाएं, ठीक है। आपने देखा ऋग्वैदिक काल किसे कहेंगे, जो है जिसमें ऋग्वेद की रचना की गई उसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। यानी इसके अतिरिक्त अन्य 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, ये जो 3 वेद हैं ऋग्वेद को छोड़कर जो अन्य तीनों वेद की रचना की गई उस जो रचना काल को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। और ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई थी, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। यहाँ आपके बीच में आ रहा है वैदिक काल। भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व कालखंड को वैदिक सभ्यता या वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार जो है अभी हमने आपके बीच में बताया 1500 ईसा पूर्व, ये सिर्फ मैंने वैदिक काल का चर्चा किया था, ठीक है। आगे यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके बीच में आ रहा है चारे पानी की खोज। जो वैदिक काल के लोग थे, जाहिर सी बात है जब वो धीरे धीरे आर्य लोग गाय भैंस ये सबको पालना शुरू किए, जाहिर सी बात है उन्हें खाने पीने के लिए कुछ चारे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जब चारे की जरूरत पड़ी वो लोग क्या किए, यहाँ देखिए चारे की खोज में आर्य के पास पालतू जानवर अधिक थे। जानवरों की संख्या अधिक होने के कारण जहाँ चारा पानी मिल जाता था वहीं बस जाते थे। भाई पहले के लोगों का जो निवास था वो अस्थायी तो था नहीं, जहाँ उन्हें जो है सूटेबल जमीन यानी अगर कहा जाए उपजाऊ जमीन मिलती थी वहीं वो जाकर बस जाते थे। और जब वह भूमि धीरे धीरे बंजर होने लग जाती थी तो वहां से वो फिर जो है प्रस्थान कर जाते थे। कहा जा रहा है चारा पानी मिल जाता था वहीं बस जाते थे। इस प्रकार आर्य अपने पशुओं के साथ नई नई जगहों पर गए। वे एक अनोखा जानवर, तेज दौड़ने वाला घोड़ा को जो है रथ जोतना तथा लकड़ी की वस्तुओं को बनाना आदि का कार्य करते थे, ठीक है। यहाँ आर्य का भारत में आगमन एवं फैलाव, जाहिर सी बात है ये जो आर्य थे जब उनका भारत में आगमन हुआ तो कैसे हुआ, ये यहाँ पर किस प्रकार से फैले हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको जानना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है आर्यों का जो है भारत में आगमन एवं फैलाव के अंतर्गत अगर कहा जाए तो आपके बीच में टॉपिक वाइज पहला लिखा जा रहा है सप्त सैंधव, ठीक है। सप्त सैंधव मीन्स 7 नदियां, यहाँ ब्रैकेट में ये आप ब्रैकेट में कर लीजिएगा 7 नदियां, जिसके अंतर्गत सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती ये सप्त सैंधव के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है।
आगे ब्रह्मावर्त आ रहा है, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहलाता था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रह्मावर्त हम किसे कहेंगे, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अगला आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसी के अंतर्गत कहा जा रहा है आर्यावर्त। भाई ब्रह्मावर्त के बाद ब्रह्मावर्त के बाद एक आता है ब्रह्मर्षि आता है। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को हम ब्रह्मर्षि कहते हैं। यहाँ नीचे लिखा भी गया है, सीरियल से नहीं है, ये पहले होना चाहिए था, ठीक है। बहरहाल कोई बात नहीं, आगे पीछे आप देख लीजिएगा। कहा जा रहा है आर्यावर्त 1 2 3 1 + 2 + 3 हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र जो है ये आर्यावर्त कहलाता है। और यहाँ दक्षिणापथ आप देख ही रहे हैं, विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी ओर का क्षेत्र ही ये विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र कहलाता है। नीचे यहाँ एक हेडिंग और आई है, आर्यों की भाषा। आर्यों की कुछ भाषाएं थी। यह कहना बिल्कुल भी हमारे लिए कठिन है कि आर्य लोग एक ही नस्ल के थे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। यानी आर्य लोग तमाम जगहों से आए थे। वे इंडो यूरोपियन परिवार के जो है भाषा संस्कृत बोलते थे। अब धीरे धीरे ये यूरोप, ईरान व भारत में बोली जाती थी, आपको पता है। हालांकि इनकी जो भाषाएं बोली जाती थी उसे हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जरा सा यहाँ विचार करेंगे। कहा जा रहा है वैदिक सभ्यता एवं संस्कृत के 2 भागों में विभक्त किया गया था, ठीक है। अब यहाँ कहा जा रहा है, जरा सा देखने का प्रयास करेंगे। हम सीरियल वाइज आपको लेक्चर लेकर चल रहे हैं, ठीक है। आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हम आर्यों की भाषा के बारे में आपको बताना चाहेंगे। जो है एक तरफ आप संस्कृत डाल लीजिएगा, थोड़ा सा कुछ चीज़ें मैंने छोड़ रखा है। हालांकि मैंने सोचा था हम आपको ओरल तरीके से बताएंगे, वही चीज़ें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इधर संस्कृत डाल लीजिएगा, ये आर्यों की भाषा के अंतर्गत, ठीक है। इधर आप संस्कृत कर लीजिए, इधर आप फारसी कर लीजिए, इधर आप लॉतिन कर लीजिए, इधर आप जो है अंग्रेजी कर लीजिए। संस्कृत में लिखेंगे आप पितृ लिख लेंगे, ठीक है, पितृ लिख लीजिए। यहाँ लिख लीजिए पिदर कहते थे फारसी में, यहाँ पाटर कहते थे वो, और इधर फादर कहते थे। ये तो आपके समय इस समय भी चल रहा है। और यहाँ जो है आर्य लोग संस्कृत में माता को मातृ कहते थे, और फारसी में इन्हें मादर कहते थे, और लॉतिन में इन्हें माटर कहते थे, और अंग्रेजी में मदर कहते थे। ये आज प्रचलन में है, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें तो हो गई। अगला आपके बीच में आ रहा है जो है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को समझने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस काल में ऋग्वेद की रचना की गई उसे हमने ऋग्वैदिक काल कहा, ये आपको पहले से पता है। अब यहाँ आता है वैदिक काल। वैदिक काल जिस काल में, ठीक है, यहाँ जिस लिखिएगा इस लिखा है, जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेद, यजुर्वेद आपका हो गया, सामवेद हो गया और अथर्ववेद हो गया, एवं ब्राह्मण उपनिषद अरण्यक, ठीक है, एवं ब्राह्मण उपनिषद एवं अरण्यक ग्रंथों की रचना हुई, उसे हम वैदिक काल कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें आपकी स्पष्ट हुई कि नहीं हुई, आप मुझे बताइएगा। ऋग्वैदिक काल पूछा जा सकता है, किसे कहेंगे, वैदिक काल किसे कहेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आता है वैदिक काल तथा पूर्व वैदिक काल सभ्यता एवं संस्कृति। यहां से देखेंगे, कहा जा रहा है कि इस काल में आर्यों ने भ्रमणकारी जीवन का परित्याग कर सामाजिक जीवन का विकास कर लिया था। कब, ऋगु एवं पूर्व, या कहा जाए पूर्व वैदिक काल की सभ्यता एवं संस्कृति के अंतर्गत ये कहा जा रहा है। किस काल के, वैदिक काल, सॉरी ऋग्वैदिक काल के, ठीक है। कहा जा रहा है इस काल में जो है आर्यों ने भ्रमणकारी, अभी तक आर्य ऐसे थे, मैंने कहा आपसे, जैसे उपजाऊ जमीन इन्हें यहाँ मिली तो यहाँ रहना प्रारंभ कर देते थे। ये जैसे ही ये मिट्टी, इसका उपजाऊपन समाप्त हुआ, ये बंजर होती हुई चली गई। भाई जाहिर सी बात है, जब वहाँ जुताई बुआई धीरे धीरे होगी तो बंजर जमीन धीरे धीरे हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ उपज कुछ नहीं हो रहा था तो ये यहाँ से प्रस्थान करके कल यहाँ चले जाते थे, ठीक है। यहाँ भी अगर यही कंडीशन हुई तो परसों यहाँ चले गए। तो इनका जीवन जो है वो घुमक्कड़ी था, ये आज कहीं तो कल कहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है, इस काल में आर्यों ने भ्रमणकारी जीवन का परित्याग कर सामाजिक जीवन का विकास कर लिया था। उसके जीवन में अस्थायित्व आ गया था।
समाज संगठित हो गया था। ठीक है, आगे कहा जा रहा है सामाजिक संगठन की कुछ विशेषताएं निम्नवत हैं। अब यहाँ कुछ सामाजिक संगठन की आपकी विशेषताएं बताई जा रही हैं, देखेंगे आप क्या कहा जा रहा है। पहला हेडिंग है परिवार। ठीक है, कहा जा रहा है परिवार उत्तर वैदिक काल समाज का मुख्य आधार था। परिवार जो है पितृ संतात्मक होते थे। परिवार संयुक्त प्रणाली पर गठित होते थे। परिवार का सबसे जो है वृद्ध व्यक्ति परिवार का मुखिया होता था। ठीक है, आज आपने देखा होगा कि भाई वृद्ध की कोई जो है कीमत ही हमारे बीच में नहीं होती है, लेकिन ये चीज़ें गलत है। आपके माता पिता हैं, उनकी इज्जत मुझे करना चाहिए। ठीक है, और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, आप यार भविष्य के भावी शिक्षक हैं, आप ये तो कर ही सकते हैं। आज दिन आपने देखा होगा जो है तमाम जगहों पर जो बूढ़े माँ बाप होते हैं काफ़ी प्रताड़ित किए जा रहे हैं। ये हमारे समाज के रीत रिवाज नहीं है, ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं। ठीक है, कहा जा रहा है हमें और आपको पाल पोस कर अगर उन्होंने इतना बड़ा किया है तो उनके भी कुछ अरमान रहे होंगे कि चलिए मेरा बेटा है, मुझे आगे चलकर अच्छा खासा पालेगा पोसेगा, लेकिन हम आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ जो है पहले के लोग सबसे वृद्ध व्यक्ति को परिवार का मुखिया होता था। अनेक परिवार के जन्म को विष कहा जाता था। ठीक है, और कबीले के लोग का जन्म कहा जाता था। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है, जरा सा विचार करेंगे, थोड़ा सा आपके बीच में आया है विष और जन। ठीक है, हम फिर से इसे रिपीट करते हैं। उत्तर वैदिक काल कहा जाए परिवार उत्तर वैदिक कालीन समाज का मुख्य आधार था। परिवार पितृसत्तात्मक होते थे। ठीक है, और परिवार संयुक्त प्रणाली का गठन होते थे। आगे परिवार का सबसे जो है वृद्ध व्यक्ति परिवार का मुखिया होता था। ठीक है, और अनेक परिवार के समूह को हम विष कहते थे। जैसे ढेर सारा परिवार जहां होगा उसे हम विष कहते थे, और कबीले के लोग जो होते थे उन्हें हम क्या कहते थे, उन्हें हम जन कहते थे। ठीक है, तो यहां तक की चीजें आपके हो गई। अब जाहिर सी बात है परिवार आ गया, परिवार के बाद शादी विवाह का मामला आता ही है। अब इसमें कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस काल में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। जाहिर सी बात है भाई, संस्कार तो माना ही जाएगा, है ना, पवित्र संस्कार माना जाता था। साधारणतः कन्या अपने पिता के आज्ञा अनुसार विवाह करती थी। आज क्या हो रहा है, ठीक है, पहले के लोग जो थे वो अपने माँ बाप के कहने के अनुसार अपनी पुत्रियों का विवाह करते थे, और पुत्रियां भी कभी ये नहीं कहती थी कि नहीं हम यहाँ नहीं करेंगे। आज के समय में आपने देखा होगा कि लोग अपने आप से खोज लेते हैं, जिसे हम लव मैरिज कहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर हालांकि आपका भी या आप अपने आप में आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, आप जहां चाहेंगे माँ बाप वहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके भी कुछ अरमान होते हैं। ठीक है, आज के समय में ये सब सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। अब एक अगर कहा जाए तो तमाम तरह की चीज़ें यार होती हैं। अब इस पर क्या कहा जाए, विवाह करते थे। इस काल में बाल विवाह का उल्लेख नहीं मिलता है। और कहा जा रहा है पाणी ग्रहण और जो अग्नि परिक्रमा, ये दो विवाह के संस्कार थे। ठीक है, दो विवाह के संस्कार थे, यह आपने देखा। और यहाँ साधारण वर्ग में एक पत्नी होती थी तथा उच्च एवं धनी वर्ग में बहुपत्नी प्रथा जो है वो प्रचलित थी। आज भी आपने देखा होगा आपके समाज में दो दो पत्नियां लोग रखते हैं। ठीक है यार, कुछ लोग जो समझदार होते हैं वो तो यही कहते हैं भैया एक का खर्चा तो चल ही नहीं रहा है, दो ठो काहे को लाएंगे। ठीक है, ये चीजें फिलहाल के लिए गलत हैं, लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग होते थे वो तो एक ही पत्नी रखते थे, लेकिन जो थोड़ा सा धनी वर्ग के होते थे बहुपत्नी प्रथा उस समय प्रचलित थी, ढेर सारी पत्नियां वो रख लेते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों में उन्हें स्वतंत्रता थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज के समय में आपने देखा होगा अगर एक ठो रख लेंगे ना, एक ठो के अलावा दूसरा रखेंगे तो एक ठो चली जाएगी। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें, बहरहाल ये आपको मैंने हंसाने के लिए बोला है। ठीक है, चलिए नीचे आ रहा है वर्ण व्यवस्था। ये थोड़ा सा चैप्टर आपके लिए इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि ये आपके जीवन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं, है ना। आ रहा है वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में 4 वर्ण थे। ठीक है, आगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनकी उत्पत्ति जो है, अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें हम तो ब्राह्मण जो थे इनकी उत्पत्ति आदि पुरुष के मुख से मानी जाती है। ये चीजें जो है आप ध्यान दीजिएगा। ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है आदि पुरुष के मुख से मानी जाती है, क्षत्रिय की उत्पत्ति आदि पुरुष के भुजाओं से मानी जाती है, और वैश्य की उत्पत्ति जो है आदि पुरुष के जंघाओं से हुई है, और शूद्र की उत्पत्ति
आदि पुरुष के चरणों से हुई है। बाबू इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, ये मेरे समझ से बाहर है बहरहाल, लेकिन अब जब चैप्टर में है तो मजबूरन मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का हम कभी ये जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ आगे कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तक की चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गई होगी। आगे यहाँ आ रहा है भोजन, ठीक है। अब इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है इस काल में शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर कहा जाए शाकाहारी भोजन में गेहूं जौ आदि की रोटियां बनाकर खाते थे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ इसी के अंतर्गत थोड़ा सा और आप देखेंगे, यहाँ तो बिल्कुल शॉर्ट लिखा गया है, ठीक है। जो वैदिक काल के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे, हालांकि ये प्रथा आज भी है, ठीक है। जो शाकाहारी भोजन में आर्य लोग जो है गेहूं जौ जो है आदि की रोटियां बनाकर खाते थे और दूध घी मक्खन आदि का प्रयोग बहुतायत रूप में किया जाता था। और उस समय के लोग जो है विभिन्न प्रकार की फल सब्जियां इत्यादि का भी प्रयोग करते थे, भेड़ तथा बकरी का मांस भी खाया करते थे, ठीक है। और अगर सबसे प्रमुख कहा जाए तो सोम रस का उपयोग जो है धार्मिक अवसरों पर किया जाता था, ठीक है। किसका प्रयोग? सोम रस का प्रयोग, है ना। चलिए यहाँ इतनी चीजें हो गई। अब आ रहा है आपका वस्त्राभूषण। जैसे जो चीजें बाबू शार्ट में लिखी रहेंगी हम उससे विस्तृत रूप से आपको बता देंगे, आप उसके लिए जो है परेशान न होइए, कोई चीज हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये मेरा परम उद्देश्य है। मैं आज भी कहता हूं कि अगर सफल बैच आपको ज्वाइन करना है अपनी बेहतरीन सफलता के लिए तो आप दिए गए नंबर 94, ठीक है, 94 52 33 10 53 पर आप संपर्क करिएगा, सफल बैच आप ज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए यहाँ आपके बीच में आ रहा है वस्त्राभूषण। आप देख पा रहे हैं वस्त्रभूषण के अंतर्गत आर्य लोग 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। पहला है नीवी वास अधिवास, ठीक है। नीवी क्या है? वो कटी भाग में जो है पहले जाने वाला वस्त्र है, ठीक है। और वास क्या है? चादर की भांति ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है। और अधिवास क्या है? ऊपर से ढकने वाला वस्त्र है, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत अगर कहा जाए तो ध्यान दीजिएगा, इतनी चीजें हो गई आपकी, ठीक है। अब कहा जा रहा है वस्त्रों के निर्माण में सूत ऊन एवं चमड़े का प्रयोग होता था। स्त्रियां धोती और अखरंगा पहनती थी। अखरंगा तो मुझे भी नहीं पता बाबू क्या होता है, ठीक है। अंगरखा पहनती थी, ठीक है, क्षमा चाहेंगे, अंगरखा पहनती थी, ठीक है। आगे अगर कहा जाए तो ये लोग रंगीन वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे, ठीक है। ये सारी चीजें होती थी जो है। और आगे कहा जाए सोने के कर्णफूल, ठीक है, यहाँ देखिए लिखा भी गया है सोने का कर्णफूल जो है दस्तबंद जो है हार पायजेब आदि आदियों के कुछ प्रमुख आभूषण थे, ठीक है। मड़ियों का भी प्रयोग किया जाता था। आमोद प्रमोद के साधन इनके क्या थे? जो है कहा जा रहा है आमोद प्रमोद के साधन में कहा जाए तो रथ दौड़ है, नृत्य संगीत घोड़दौड़ एवं शिकार आमोद प्रमोद के प्रमुख साधन थे। मंजीर बांसुरी ढोल वीणा शंख आदि यंत्रों का भी प्रयोग करते थे। आगे अगर कहा जाए शिक्षा के रूप में आप देखेंगे ये शिक्षा के रूप में क्या कुछ ग्रहण करते थे। कहा जा रहा है स्त्री एवं पुरुष दोनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था थी। शिक्षा का कार्य गुरुकुल में होता था। शिक्षा का माध्यम मौखिक रूप था। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का विकास करना था। ये तो आज भी प्रचलित है, ठीक है। शिक्षा का एक ही उद्देश्य होता है कि चारित्रिक और यानी सर्वांगीण विकास, ये शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है ना। आगे कहा जाए पूर्व वैदिक कालीन राजनैतिक दशा क्या थी। अब इसके अंतर्गत कहा जाए उत्तर वैदिक कालीन राजतंत्रीय जो है राज व्यवस्था अपने अस्तित्व में थी, लेकिन यह कोई प्रचलित व्यवस्था नहीं थी। इस समय जो है राजनीतिक दशा का निम्नलिखित शीर्षों द्वारा लिया जा सकता है। आगे यहाँ है परिवार फिर आ रहा है। अगर इसके अंतर्गत कहा जाए परिवार को आप देख पा रहे हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है परिवार की सबसे लघु इकाई थी। परिवार सबसे लघु इकाई थी जिसे कुल कहा जाता था, ये आपको पता है, ठीक है, जिसे कुल कहा जाता था। और कुल का नेता जो है, नेता को हम कलूप कहते थे। ये आपके परिवार से ही 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं बाबू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आगे कहा जा रहा है इस काल में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था, ठीक है। यहाँ से कम 2 क्वेश्चन बनेंगे। परिवार की सबसे लघु इकाई थी, ठीक है। परिवार जो है
सबसे लघु इकाई थी जिसे हम कुल कहते थे। पूछा जा सकता है कि कुल किसे कहेंगे, ठीक है। और कुल के नेता को हम कलूप कहते थे। इस काल में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था, ठीक है। कब? पूर्व उत्तर वैदिक काल में, है ना। आगे अब यहाँ आ रहा है ग्राम। ग्राम को देखेंगे, कहा जा रहा है कई परिवारों को मिलाकर एक ग्राम बनाया जाता था। जाहिर सी बात है, कई परिवार जब मिलेंगे तो एक ग्राम बनेगा। परिवार का प्रधान जो है, परिवार के प्रधान कलूप के समान ही जो है ग्राम प्रधान को ग्रामणी भी कहा जाता था। अब पूछा जा सकता है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है ग्रामणी किसे कहा जाएगा, तो आप कहेंगे ग्रामणी हम कहेंगे परिवार के प्रधान कलूप के समान ही प्रधान जो है ग्राम के प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था। यह एक महत्वपूर्ण पद था क्योंकि ग्राम का एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी ग्रामणी होता था। लेकिन आज के समय में आपने देखा होगा आपके ग्राम का सबसे प्रमुख जो होता है वो आपके ग्राम प्रधान होता है। हालांकि पहले लोग ग्रामणी कहते थे, ठीक है, वैदिक कालीन के लोग, लेकिन आज के समय में तो अब तो प्रधान कहा जाता है। एक गांव का सबसे जो प्रमुख मुखिया होता है वो ग्राम प्रधान ही होता है, ठीक है। अब आगे आ रहा है ग्राम, आ रहा है, सॉरी ग्राम हो गया, विष आ रहा है, ठीक है, वो वाला विष नहीं, है ना। कहा जा रहा है अनेक ग्रामों को मिलाकर एक विष बनाया जाता है। विषपति विष का सर्वोच्च अधिकारी होता है। पूछा जा सकता है कि विषपति कौन होगा, तो आप कहेंगे जो है विषपति जन का सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक की चीजें हो गई। विषपति विष का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है, यहाँ तो हो गया आपका। अब आ रहा है जन, आ रहा है जन को ध्यान दीजिएगा। अनेक विषयों को मिलाकर जन का निर्माण होता है। कैसे अनेक विषयों को मिलाकर जन का निर्माण होता है? जन का सर्वोच्च अधिकारी को रक्षक कहते हैं। किसे रक्षक किसे कहेंगे? जन का जो सर्वोच्च अधिकारी है उसे हम रक्षक कहेंगे। अब राष्ट्र क्या है? देश अथवा राज्य को राष्ट्र कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें तो हो गई। मुझे लगता है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला आपका आ रहा है कि पूर्व वैदिक कालीन शासन व्यवस्था। इस समय जो है कौन कौन रहते थे? राजा, पुरोहित एवं सेनानी, सभा एवं समिति, राज्य की आय का साधन और न्याय व्यवस्था, ठीक है। यहाँ इतनी चीजें होती थी। अगला पैराग्राफ आपके बीच में देखिए, कहा जा रहा है पूर्व वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। पूर्व वैदिक कालीन की आर्थिक व्यवस्था, हालांकि अगर देखा जाए शासन व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा और आपको अगर चर्चा किया जाए तो होता है, लेकिन छोड़िए, ठीक है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण था उसे मैंने आपको बता दिया है, बाकी चीज़ों को कोई मतलब नहीं है जानना। चलिए, यहाँ वैदिक कालीन की आर्थिक व्यवस्था, पशुपालन, ठीक है, पशुपालन हुआ करता था, कृषि हुआ करता था, आखेट हो गया, उद्योग धंधे हो गए। थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं जो है पशुपालन पूर्व वैदिक आर्यों के मुख्य जो है धंधा था। मुख्य पालतू पशु थे गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, हाथी, घोड़े, बैल, कुत्ता, गधा, सूअर आदि। इनमें से गाय पूजनीय मानी जाती थी, ठीक है। कब के लोगों को? आर्यों का। आगे यहाँ इनका भी एक साधन था कृषि। पूर्व वैदिक कालीन आर्यों का दूसरा प्रमुख धंधा कृषि था। गेहूं, चावल, चना, धान, उड़द, गन्ना, मूंग, तिल आदि जो है प्रमुख थे। आगे कहा जा रहा है आखेट को अगर कहा जाए तो पूर्व वैदिक आर्य जो है कहा जा रहा है पूर्व वैदिक जीवन निर्वाह, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जीवन निर्वाह और पशुओं की रक्षा हेतु आखेट किया करते थे, है ना, आखेट किया करते थे। आगे कहा जा रहा है आखेट के लिए धनुष बाण का, आखेट मतलब हमें लगता है कि रक्षा होगा, ठीक है, रक्षा किया करते थे और रक्षा के लिए धनुष बाण या कहा जाए जो है धनुष बाण का प्रयोग किया करते थे, ठीक है। अब उद्योग धंधे को आप ध्यान दीजिएगा। उद्योग धंधे के अंतर्गत अगर कहा जाए तो इनका जो प्रमुख था ये कपड़ा बुनना आर्यों के प्रमुख उद्योग धंधा था, ठीक है। स्त्रियां बुनाई करते थे। इसके अलावा जो स्वर्णकार थे, शिकारी जो है धोबी, नाई, जुलाहे, बढ़ई, कसाई जो है चटाई बनाने काम करते थे। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। व्यापार के अंतर्गत यहाँ व्यापार में भी आप देख लीजिएगा, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। जो आपके लिए देखिए महत्वपूर्ण बहुत रहेगा उसी पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट ये जा ही रहा है वैदिक जो पूर्व वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल, यहाँ भी आप ध्यान दीजिएगा उत्तर वैदिक काल, थोड़ा सा इस पर हम डिस्कस करते हैं उत्तर वैदिक काल का, ठीक है। उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व का काल उत्तर वैदिक काल माना जाता है ना। आगे कहा जा रहा है उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक दशा। अब यहाँ कहा जा रहा है परिवार को अगर कहा जाए परिवार पितृ प्रधान था, ठीक है।
परिवार जो है वो पितृ प्रधान था। जरा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उससे हम ज़्यादा जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, परिवार जो है पितृ प्रधान था। समाज में जो है समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन था। अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद में परिवार की शांति के लिए प्रार्थनाओं का वर्णन मिलता है। कहाँ मिलता है, पूछा जा सकता है कि परिवार की शांति के लिए किस वेद में वर्णन मिलता है, तो आप कहेंगे अथर्ववेद में, है ना। तो यहाँ तक की चीज़ें हो गई। आपका अगला है विवाह आ रहा है। ठीक है, विवाह के अंतर्गत अगर कहा जाए तो उत्तर वैदिक काल में विवाह को एक पवित्र एवं अनिवार्य माना जाता है, अनिवार्य कार्य माना जाता है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है अनिवार्य कार्य माना जाता है। अंतर जातीय एवं सजातीय दोनों प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। और कहा जा रहा है इस काल में बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, बहुप्रचलित बहुविवाह का भी प्रचलन था। कब, उत्तर वैदिक काल में। यहाँ पर जैसे बाल विवाह भी आप कर सकते थे, विधवा विवाह यानी जो स्त्रियां विधवा हो जाते थे वो पुनर्विवाह भी कर सकती थी। ठीक है, और बहुविवाह यानी एक से अधिक पत्नियां, एक से अधिक विवाह भी आप कर सकते थे। इन सारी चीज़ों का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में था, है ना। अब यहाँ स्त्रियों की स्थिति कैसे थी, ध्यान दीजिएगा। स्त्रियों की स्थिति के अंतर्गत अगर कहा जाए तो स्त्रियों की स्थिति जो है उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के सम्मान एवं प्रतिष्ठा में कमी आई। ठीक है, अब इस समय इनकी कमी आई। आगे कहा जा रहा है इनकी स्थिति जो है शोचनीय हो गई। उन्हें उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया। कन्या के जन्म को जो है शुभ नहीं माना जाने लगा। ठीक है, लेकिन इस काल में इस काल की जो है प्रमुख विदुषी महिलाओं में गार्गी और मैत्रेय थे। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा इस पर और डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में लिखा गया है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर स्त्रियों की स्थिति पर अगर देखा जाए तो इस पर आप कह सकते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियां थी उसके सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी आई, ये देखा जाए तो शोचनीय मुद्दा था ही। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया। कन्या के जन्म को शुभ नहीं माना जाता था उस समय, लेकिन आज भी बहरहाल ये प्रचलित है। जिनके पास 3-4 पुत्रियां हो जा रही हैं वो आगे चलकर चिंतित हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि मेरे पास पुत्रियां ना पैदा हों। लेकिन भाई अब चाहे पुत्र पैदा हो चाहे पुत्री पैदा हो, ठीक है। आगे कहा जा रहा है लेकिन इस काल की प्रमुख विदुषी महिलाएं गार्गी और मैत्रेय थी। स्त्रियों में शिक्षा का प्रबंध था, वह संगीत और नृत्य भी किया करती थी। ठीक है, अच्छा यहाँ आगे अगर कहा जाए तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा। वर्ण व्यवस्था में अगर कहा जाए तो समाज में 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जटिल हो रही थी। वर्ण जन्म पर आधारित ना होकर पैतृक हो गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट आप इन सभी चीज़ों पर ध्यान जरूर दीजिएगा क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये अंतिम जो है पैरा चल रहा है आपके बीच में, इसके बाद आपको हम लेकर चलेंगे अगले वीडियो पर। ठीक है, क्योंकि 2 पार्ट में अब डिवाइड करेंगे, चैप्टर बड़े बड़े हैं। ठीक है, समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो हो ही गया है। ठीक है, अब यहाँ भोजन को आप देख लीजिएगा। भोजन अगर कहा जाए इस काल में दूध, दही जो है, चावल, जौ, गेहूँ, सरसों आदि का प्रयोग जो है हुआ करता था। मांस खाना बुरा समझा जाता था। पहले के लोग मांस बहुत खाते थे, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल का प्रचलन हुआ तो इस काल में जो है मांस खाना बुरा लोग समझने लगे। वस्त्र भूषण 3 प्रकार के होते थे, नेवीवास और अधिवास, इसे मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब यहाँ मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे, यहाँ ढोल, बांसुरी इत्यादि थे। और शिक्षा विद्यार्थियों को वेद, उपनिषद, व्याकरण तथा व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। और यहाँ आश्रम व्यवस्था का भी प्रचलन था। आश्रम जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। हालांकि इसके बारे में और हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत होगी तो बिल्कुल आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आश्रम व्यवस्था हालांकि अगर देखा जाए यहाँ तक की चीज़ें तो हो गई। अगला आपका आएगा उत्तर वैदिक कालीन एवं राजनीतिक दशा कैसी थी। तो फाइनली इस वीडियो में यहीं तक। अगर इस PDF की ज़रूरत आपको पड़ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से प्राप्त करिएगा, या तो आप 9452331053 नंबर पर आप संपर्क करिएगा। हर संभव आपके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर क्लासें दी जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।